गाइस, तो आपका हायर परचेज एग्रीमेंट पे बात कर रहे थे हम। उधर शांत है, गरिमा गरिमा, बस बस बस। हाँ गाइस, तो हायर परचेज एग्रीमेंट की बात हो रही थी। हायर परचेज का आपको मैंने मीनिंग बताया कि आपकी जो गुड्स की वैल्यू है वो आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। इंस्टॉलमेंट में पे करने के बाद में क्या होता है, अगर आपने सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी हैं तो उनकी गुड की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी। पोजेशन तो आपके पास थी ही। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप टेबल चेयर अगर ले रहे हो और उसकी 12,000 की वैल्यू है एज पर योर एग्रीमेंट, ठीक है, एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट, और आपने वो 12,000 की वैल्यू इंस्टॉलमेंट में हर महीने 1,000 करके सामने वाले को दे दी है, तो आपने जस्ट बिकॉज सारी की सारी पेमेंट कर दी है एज पर योर एग्रीमेंट, तो उसकी गुड्स की ओनरशिप क्या है, ट्रांसफर हो जाएगी। अगर मान लो आप 6 महीने बाद बोलते हो कि नहीं मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, अपने गुड्स वापस ले जाओ, तो आपको 6,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे, वो सामने वाले के पास चले गए। ठीक है, आपने 6 महीने जो यूज किए गुड्स वो उनकी वैल्यू समझ के रख लेगा। इसको बोलते हैं हम हायर परचेज एग्रीमेंट, गुड्स के रिगार्डिंग, गुड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, हाँ, ये डाउन पेमेंट सिस्टम जैसा ही है, पर आपके डाउन पेमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपने इंस्टॉलमेंट बनाई है क्योंकि आपको ओनरशिप ही चाहिए। यहाँ पे या तो आप हायर कर रहे हो या ओनरशिप ले रहे हो। ठीक है, या तो हायर कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, वो सामने वाला गुड्स वापस ले जाएगा और आपको पैसे जो है वो दे देगा। बट आपने जो डाउन पेमेंट वाला सिस्टम होता है ना, वो उसके अंदर क्या होता है, आप बेसिकली ओनरशिप ही लेना चाह रहे हो, आप उसके रिगार्डिंग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए तो वो रिकवरी करने के लिए आएंगे आपके पास। ठीक है, बट इस केस के अंदर क्या होगा, आपको गुड्स हाथों हाथ वापस देने सामने वाले को, तभी आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते हो। अदरवाइज सामने वाले का राइट है कि वो आके गुड्स को रिकवर कर सकता है, क्योंकि आपके पास ओनरशिप नहीं है, आपके पास बस पोजेशन है, आपने रेंट पे ले लिया बेसिकली। रेंट को जब आप कन्वर्ट कर देते हो ना ओनरशिप में, ये उस केस की बात है। रेंट इतना आपने पे कर दिया कि आपने ओनरशिप के बराबर पे कर दिया और ओनरशिप आपके पास आ गई। आया समझ में? ये चीज ना, जो मैंने फर्नीचर वाला एग्जांपल दिया ना, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ये मॉडल एग्जिस्ट करता है, बट ये यहाँ पे हनुमानगढ़ में आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। ये वहीं एग्जिस्ट करता है जहां पे लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जहां पे स्टूडेंट्स ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है गाइज? हाँ, मीनिंग समझ आया? अब देखो इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है, पोजेशन ऑफ गुड्स क्या है, वो डिलीवर करता है, कौन करता है, ओनर करता है डिलीवर। किसको? ऑन द, जो भी पर्सन उसको हायर कर रहा है, जो भी गुड्स को हायर कर रहा है उसको डिलीवर करता है, ऑन द कंडीशन की वो जो सच पर्सन है जिसको आपने गुड दे दी है वो क्या करेगा, एक अमाउंट पे करेगा। अमाउंट इन द इंस्टॉलमेंट हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, पीरियोडिक होती है यूजुअली, तो इंस्टॉलमेंट्स बोल दिया जाता है उसको। तो अभी पीरियोडिक अमाउंट जो है आप पे करते रहोगे। दूसरी चीज, जो प्रॉपर्टी होगी गुड्स के अंदर, वो क्या हो रही है, वो क्या हो रही है, वो ट्रांसफर तो हो ही रही है। ठीक है, बट लास्ट पेमेंट के बाद में उसकी ओनरशिप की भी ट्रांसफर हो जाएगी। ओनरशिप जो है आपकी ट्रांसफर कब हो जाएगी, जब आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो पे कर दी, आपने पूरे पैसे पे कर दिए तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। पोजेशन तो आपके पास पहले ट्रांसफर कर दी गई थी, है ना? ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, सच पर्सन हैज अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासेस। आप पहले भी एग्रीमेंट को क्या कर सकते हो, एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हो, एग्रीमेंट को आप खत्म कर सकते हो। क्यों कर सकते हो आप? क्योंकि आपके पास राइट है कि आपको गुड्स खरीदने हैं कि नहीं खरीदने। ठीक है, आपने बोला सामने वाले को कि भाई मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा अगली, अपने गुड्स आके ले जा, जितने दिन का मेरा बनता था उतना मैंने पे कर रखा है तेरे को, तू ले जा। अब वो चीज आपने बीच में कैंसिल कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी 100% ऑफ द टाइम ट्रांसफर होगी ही होगी, बट सेल ऑफ गुड के अंदर क्या होती है, 100% ऑफ द टाइम आपकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तभी वो सेल ऑफ गुड है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसके अंदर? आगे देखें क्या है, आपका डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपकी एक मेमोरी टेक्निक है, ये थोड़ा सा आपके इकोनॉमिक्स का, आपके जेनजी वर्ड्स का और आपकी फिजिकल एजुकेशन का मिक्स है। ठीक है, सबको पता है टीआर क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और अगर आपका टीआर बहुत कम हो जाए तो आपको क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, हो सकता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस, स्ट्रेस का एक इलाज क्या होता है, बोला जाता है कि आप कोई फिजिकल ट्रेनिंग करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलो, या फिर एक्सरसाइज करो, ये बोला जाता है। ठीक है, तो आप अगर फिजिकल ट्रेनिंग, जिसको पीटी बोलते हैं, अगर आप पीटी करोगे, ठीक है, पीटी करोगे तो टीआर के लिए आर्टिंग जो आपकी बीटी है,
बीटी का मतलब बैड ट्रिप, ये आपका जेंजी वर्ड है, ठीक है। बीटी का मतलब बैड ट्रिप, कोई चीज आपका गलत है आप बोलते हो बीटी आ गई, ठीक है, यही बोलते हो आप। तो टीआर के गिरने की वजह से क्या आएगी, आपको बीटी आएगी, और बीटी को सही करना है तो आपको फिजिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए। बीटी नहीं होगी क्या? बीटी नहीं सुना क्या? अरे तुमने बीटी नहीं सुना? अरे यार ज्यादा अच्छे बच्चे हो यार तुम तो फिर। बीटी का मतलब होता है बैड ट्रिप, ठीक है। मैं कैसे यूज होता है, कैसे यूज करते हैं ये भी बताओ। मैं चल चल तक ठोकर खा गया और गिर गया नीचे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अरे यार आज तो बीटी होगी, मैं गिर गया कीचड़ में भर गया, ठीक है, बैड ट्रिप आ गई। मतलब जो काम करने जा रहा था मैं, जो चीज एक्टिविटी करने जा रहा था उसमें कुछ खराबी आ गई, ठीक है। नहीं नहीं जेनजी गई भाई, आज भी दिखती है, बहुत लोग बोलते हैं। तुम्हें नहीं पता यार, अब सारी चीजें तुम्हें थोड़ा ना पता होंगी, बात तो है ना, जो तुम्हारे में से बहुत लोगों को पता भी है। गाइस देखो ये टर्म जो आई है ना, ये आई है 2010 के बाद से, तो जेनजी तो तब स्टार्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो ना मैंने सुनी थी, ना किसी और को मैंने बोलते देखा था, ना मैंने कहीं इंटरनेट पे देखी थी, ठीक है। तो आई तो उसके बाद में ही है, तो जेनजी वाली कैटेगरी में ही आती है, ठीक है। तुमने नहीं सुना कोई बात नहीं, आज सुन लिया, आज तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। तो बैड ट्रिप समझ आती है सबको, अब क्या होती है, तो पीटी, टीआर एंड बीटी, ठीक है, क्लियर है। टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी, गाइस टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी, पासिंग प्रॉपर्टी का मतलब, प्रॉपर्टी का मीनिंग हमने देखा था ओनरशिप, ठीक है। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है, जहां पे सेल के केस में इमीडिएटली भी हो सकती है और फ्यूचर के अंदर भी हो सकती है, डिपेंड होगा, डिपेंड करेगा। अगर इमीडिएट है तो आपने पैसे ट्रांसफर कर दिया, आपको ओनरशिप मिल गई है, आपको प्रॉपर्टी मिल गई है, ठीक है। नहीं तो फ्यूचर की जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी, उसके बाद आपको ओनरशिप मिल जाएगी। बट हायर परचेज के अंदर क्या होता है, हायर परचेज के अंदर जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे हो तब तक आपको कभी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, मतलब प्रॉपर्टी का मतलब आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी। क्लियर है ये चीज, प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ आया। यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो आपने डेफिनेशन दी है ना ओनरशिप वाली, उसके रिगार्डिंग मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टी, पोजीशन ऑफ द पार्टी का मतलब क्या है, बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, जो बायर है वो ओनर बन जाता है। हायर परचेज के अंदर वो ओनर नहीं बनेगा, कब तक, जब तक आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको, कोई डाउट इसके अंदर? ओनरशिप आपकी जब तक ट्रांसफर नहीं होगी तब तक आपको क्या बोला जा सकता है, आप एक बेली हो। बेली मतलब बेलमेंट वाला बेली, बेलमेंट वाला बेली का मतलब क्या होता है, आपका एक पर्पस था, पर्पस खत्म होने के बाद में आपके गुड्स के रिगार्डिंग क्या करना है वो सामने वाला बताता है, वापस देने हैं नहीं देने, डिस्ट्रॉय करने हैं, सामने वाली की मर्जी है, वो बताएगा, ठीक है। तो आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिए हायर के बेसिस पे, जो हायरर है जिसने हायर किया है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, बेली बन जाएगा, उसको गुड्स ट्रांसफर हो जाएंगे, बदले में वो क्या पे कर रहा है, इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है। इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो गई तो ओनरशिप उसकी, नहीं हुई तो वो वापस कर देगा गुड्स, ठीक है। क्लियर है ये चीज, पोजीशन ऑफ पार्टी समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो गाइस, टर्मिनेट जो है वो हो सकता है क्या, अगर मान लो आपकी जो लीगल टर्म्स हैं, सेल के केस में, या फिर सेल्स ऑफ गुड के केस में, या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल के केस में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के केस में, आप बेसिकली बाउंड हो जाते हो। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिडली बन गया तो आप बाउंड हो जाते हो। अब आपके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, अगर आपने अर्ली टर्मिनेशन किया तो आपको डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो लीगली आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। उस परस्पेक्टिव से ये पॉइंट दिया हुआ है कि यू आर बाउंड टू एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट। अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो यू आर बाउंड टू डू दैट, ठीक है। अब हायर वाले के केस में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ये अलाउ कर रहा है कि आप टर्मिनेट कर सकते हो। टर्मिनेट कैसे, आपने इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर दिया, आपने सामने वाले को बोल दिया कि भाई गुड्स ले जाओ, उस केस में क्या हो गया, आपने टर्मिनेट कर दिया एग्रीमेंट को, हायर परचेज वाला। क्यों, क्योंकि आपने जो कंडीशन थी वो थी इंस्टॉलमेंट पे करना, आपने मना कर दिया इंस्टॉलमेंट पे करने से, सामने वाला गुड्स अपने वापस ले जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनेशन वहां पे इस तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। बर्डन किस चीज का, रिस्क का,
किस चीज के रिगार्डिंग? इंसॉल्वेंसी बायर की। इंसॉल्वेंसी किसकी? बायर की। ठीक है, तो सेलर जो है, जो सेलर है, ठीक है, किस केस के अंदर? सेल के केस के अंदर। उसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, तो सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। सेलर टेक्स द रिस्क का मतलब क्या है? सेलर क्या रिस्क ले रहा है? अगर मान लो बायर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या है? जो गुड्स जो है वो परचेज करना था, उसने गार्डिंग उसको पेमेंट करनी थी, तो अगर उसने पेमेंट नहीं करी, उसने गुड्स ले ली और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो रिस्क किसका हो गया? रिस्क हो गया सेलर का। ठीक है, सेलर का रिस्क क्यों हो गया? क्योंकि उसको पैसे तो मिले नहीं ना। वो किसी को भी गुड्स बेच रहा है तो ये एक्सपेक्ट करके बेच रहा है ना कि सामने वाला मेरे को पैसे देगा। अगर सामने वाला इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो वो पैसे दे पाएगा? वो पैसे नहीं दे पाएगा। तो सेलर क्या ले रहा है? सेलर रिस्क ले रहा है इस केस के अंदर, किस चीज का? जो पेमेंट उसको रिसीव होनी है उस चीज का रिस्क ले रहा है। कैसे ले रहा है? अगर सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया तो वो पैसे नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब देखो, हाँ, ऑफिशियल साइन अलग पर्सन है, वो अलग चार्ज कर सकता है, नहीं कर सकता, वो बात की बात है, पर रिस्क कौन ले रहा है? अब आपको मैं बोलूं कि मैं आपको, आप मेरे को गुड्स दे दो, मैं आपको 1000 रुपए दे देता हूं, आपने मेरे को गुड्स दे दिया हाथों हाथ, मैं 1000 रुपए देने के बाद बोला कि यार आप ऑफिशियल साइन से मांग लेना, तो तुम्हें तो रिस्क लेना पड़ा ना कि तुम्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो ऑफिशियल साइन ही डिसाइड करेगा, तो रिस्क तो आपके पास है ना। ठीक है, हाँ गाइस, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? किसके रिगार्डिंग? हायर परचेज वाले के रिगार्डिंग। द ओनर्स टेक नो सच रिस्क। क्यों नहीं लेता वो रिस्क? क्योंकि अभी तक ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होनी है, लास्ट पेमेंट जब तक नहीं होगी तब तक बेसिकली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, तो उसका कोई रिस्क ही नहीं है इस चीज के अंदर। किस चीज के रिगार्डिंग? जो बायर की पेमेंट है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी? ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देगा, टाइम नहीं दे देगा, नहीं दी उसने तो आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही ये चीज डिसाइड हो जाएगी कि सामने वाले के पास ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है, तो आपके पास गुड्स का राइट है, आप गुड्स उठा के ला सकते हो। ऑफिशियल असाइनर ने भी अगर गुड्स पकड़ लिए ना तो भी आपको गुड्स सीधे सीधे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी। ठीक है, वो ऑफिशियल असाइन ने अगर गुड्स पकड़े हैं तो वो वैलिडली नहीं पकड़े हैं, वो इनवैलिडली पकड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान जो बायर था वो बेसिकली क्या था? इंसॉल्वेंट था। इंसॉल्वेंट के केस के अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जाएगा ना, किसी और की प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकते, टेक्निकली वो चीज ट्रांसफर ही नहीं हुई थी, तो रिस्क जो है वो होता ही नहीं है किसके पास में? हायरर के पास में। ठीक है, हाँ, पेमेंट का रिस्क तो रहता है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट का रिस्क रहता है, इंस्टॉलमेंट मिस हुई जाके सामान उठा लो, ठीक है, एग्रीमेंट को आप एग्जीक्यूट कर दो और टर्मिनेट कर दो, है ना, ये चीज आप कर सकते हो। इतना रिस्क तो आपको रहता है, छोटा सा रिस्क ही रहता ही है। ठीक है, कोई बिजनेस है इतना रिस्क तो उसके अंदर होता ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? टाइटल का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। इस चीज का? गुड्स के टाइटल की बात हो रही है ना। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, जो बायर है बेसिकली कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम। देखो, सेल के केस में मैंने किसी को सेल किया तो वो इंसान के पास भी राइट है ना आगे किसी को सेल करने का, वो आगे सेल कर सकता है ना, तो उसके पास राइट है टाइटल को ट्रांसफर करने का, अपने गुड्स के जो टाइटल है वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। बट हायर परचेज वाले के अंदर सामने वाले के पास पोजीशन गई है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे, उससे पहले उसके पास राइट नहीं है ट्रांसफर करने का। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? रीसेल का। रीसेल कौन कर रहा है इसके अंदर? रीसेल कौन कर रहा है? बायर इन सेल कैन रीसेल द गुड्स। ऊपर वाला पॉइंट है उसके रिगार्डिंग है कि वो रीसेल कर सकता है। ठीक है, हायर परचेज कैन नॉट रीसेल अनलेस लास्ट इंस्टॉलमेंट हैज बीन पेड। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट हैज बीन पेड, ये चीज क्लियर है? ऊपर वाले पॉइंट का एक्सटेंशन है ये। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? सारे पॉइंट्स कवर हो गए? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है बेलमेंट के रिगार्डिंग, जो बेलमेंट वाली ट्रांजेक्शन है उसके रिगार्डिंग। तो बेलमेंट की डेफिनेशन आपने कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ी थी। बेलमेंट में क्या होता है? आप डिलीवर करते हो सामने वाले को गुड्स कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो पर्पस फुलफिल होने के बाद में सामने वाला बाउंड हो जाता है उन गुड्स को, सेम गुड्स को वापस डिलीवर करने के लिए या फिर आपकी कमांड पे उन गुड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, ये बेलमेंट होता है। अब सेल से कैसे डिफरेंट है वो चीज आपने देखेंगे जो इनके डिफरेंसेस है उसके अंदर। इसके अंदर 3 ही डिफरेंसेस है, तो इसकी मेमोरी टेक्निक नहीं बनाई गई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है क्या? जनरल ट्रांसफर होता है क्या? सेल के अंदर जनरल ट्रांसफर होता है। कंडीशनल क्या होता है? सेल नहीं होगी। सेल कब होगी? जब कंडीशनल ट्रांसफर इन द सेंस स्पेशल ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, जनरल ट्रांसफर होगा। जनरल ट्रांसफर का मतलब आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी की ओनरशिप को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो, कोई कंडीशन नहीं है।
कंडीशन हो सकती है कोई प्रॉपर्टी की ओनरशिप के रिगार्डिंग, नहीं वैसी कोई कंडीशन हो सकती है, एज इन वो गुड्स मेरे पास आए तो मैं बेच दूंगा, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। बट इस चीज की कंडीशन जो अपने बेलमेंट के अंदर पढ़ने वाला है, जो अपने प्लेज वाले एग्जांपल के अंदर पड़ी थी, वो कंडीशन क्या है, सेल के अंदर अप्लाई नहीं होती। वो कहां अप्लाई होती है, वो अप्लाई होती है बेलमेंट के अंदर, प्लेज के अंदर, ठीक है। तो अपने यहाँ पे बेलमेंट की बात कर रहे हैं, तो बेलमेंट के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे स्पेशल प्रॉपर्टी है। स्पेशल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का राइट कब आएगा, जब बेलर जो होगा वो गुड्स के रिगार्डिंग जो ट्रांसफर करने थे, कोई जेन्युइन खर्चा है, कोई एक्सपेंसेस हैं, या फिर कोई भी खर्चा जो बेली को मिलना चाहिए था, पैसे बेली को मिलने चाहिए थे, वो बेली को नहीं मिल रहे हैं, उस केस के अंदर वो क्या करेगा, जो गुड्स हैं उनको सेल कर सकता है एज पर लीगल प्रोविजंस जो भी दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। कैसे कर सकता है, कब कर सकता है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। बट उसके पास ट्रांसफर कब आएगा, जब वो स्पेशल कंडीशन, बेसिकली जो उसको पैसे मिलने चाहिए थे या फिर उसके जो राइट्स थे वो बेलर ने क्या किए हैं, बेलर ने वायलेट किए हैं, उन केस के अंदर ये क्या कर सकता है, उन गुड्स को सेल करके अपना जो खर्चा है वो रिकवर कर सकता है, जो डैमेजेस है वो रिकवर कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न ऑफ द गुड्स। रिटर्न ऑफ द गुड्स सेल के बाद रिटर्न करना होता है क्या, सेल के बाद गुड्स को रिटर्न नहीं करना होता, रिटर्न पॉसिबल ही नहीं है, सेल हो गई तो, हाँ ठीक है, वो अलग बात है कि आपके कुछ कुछ दुकानें हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे वो डिफेक्टिव निकले तो आप वो वापस नहीं लेते हैं गुड्स, वो सेल को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, अंडू कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सेल हो गई है, उसके बाद में आपका जो गुड्स है उसको वापस किया जा सकता है क्या, जनरली वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेल हो गया तो हो गया, ठीक है। जहां पे अलाउ किया गया वो अलग बात है, जनरली अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। बट बेलमेंट के अंदर आपको रिटर्न करना ही करना है, अगर सामने वाले ने आपके राइट्स का वायलेशन नहीं किया है तो, सब चीजें लीगली की है तो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप सामने वाले का राइट का वायलेशन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन सेल के अंदर क्या होती है, प्राइस की, मनी की कंसिडरेशन होती है। जो आपकी बेलमेंट में कंसिडरेशन होती है वो क्या हो सकती है, ग्रेजुअस एंड नॉन ग्रेजुअस हो सकती है। ग्रेजुअस का मतलब आपने फ्री में करवा लिया कोई काम सामने वाले से, आपने फ्री में ट्रांसफर कर दिए गुड्स थोड़े दिन होल्ड करने के लिए, ठीक है, तो प्राइस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यहाँ पे प्राइस का इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर प्राइस का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, अदरवाइज वो सेल की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज कोई डाउट। अब देखो लास्ट आपका डिफरेंट टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात की जा रही है, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर का मतलब क्या होता है, आपने गुड सिर्फ इसीलिए ट्रांसफर किया है कि सामने वाला उस गुड के ऊपर कोई काम करेगा या फिर अपने स्किल जो है उसको यूज करेगा या कोई लेबर इंटेंसिव काम करके उसको वापस से मेरे को दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी को रिपेयर करने के लिए दे दिया, अब वो गाड़ी की मैंने ओनरशिप थोड़ा ना दी है, मैंने सामने वाले को बोला कि भाई तेरे जो स्किल है वो इसके ऊपर अप्लाई कर, गाड़ी को ठीक कर, जो भी काम है जो भी एफर्ट है वो तू डाल, उसके रिगार्डिंग मैं तेरे को पेमेंट कर रहा हूं और तू मेरे को गाड़ी वापस दे देगा, ठीक है। ये एग्रीमेंट है, ये किसके रिगार्डिंग है, वर्क एंड स्किल के रिगार्डिंग या फिर वर्क एंड लेबर के रिगार्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इससे डिस्टिंग्विश किया गया हुआ है, इससे डिस्टिंग्विश करने की मेरे को नहीं लगता और कोई ज्यादा जरूरत है, आपको मीनिंग समझ आ गया तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि सेल क्या होती है, आपने पैसे लिए और गुड्स ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप सामने वाले से कोई काम करवाना चाह रहे हो उन गुड्स के ऊपर, जैसे आपने ज्वेलर को क्या दे दिया, अपना नेकलेस दे दिया, आपका नेकलेस खराब हो गया था तो, या फिर आपकी रिंग थी वो डिफेक्टिव हो गई थी, थोड़ा उसमें टूट गई थी, उसको मेल्ट करके उसको सही करने के लिए आपने क्या कर दिया, सामने वाले को रिंग का ट्रांसफर कर दिया। अब सामने वाला क्या करेगा, उसको रिंग को थोड़ा लेगा, बदले में पैसे थोड़ा दे देगा, नहीं, सामने वाला उसके ऊपर काम करेगा और आपसे पैसे लेगा, वो जो उसने स्किल एग्जीक्यूट किया है उसके ऊपर, जो लेबर एग्जीक्यूट किया उसने ऊपर, जो उसके ऊपर काम किया है उसके रिगार्डिंग वो पैसे लेगा और आपको वापस कर देगा। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसके अंदर। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, ठीक है, इसके अंदर आपके दोनों पार्ट कवर हो रहे हैं, दोनों तीनों पार्ट कवर हो रहे हैं, कि मतलब आपकी फ्यूचर गुड्स वाला ट्रांसफर था उसकी बात भी हो रही है, प्रेजेंट वाला भी हो रहा है और कंडीशन वाला भी हो रहा है, पैसे पहले बाद में जो भी देने हैं उसके रिगार्डिंग है, तो सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसके अंदर लिखे हुए हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंटर से रीड करोगे समझ आ जाएगा, एक बार मैं खुद से बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले 5.1 के अंदर दी हुई है क्या, सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात की गई है, ठीक है। फॉलोइंग मोड से वो चीज हो सकती है, पहली चीज क्या दी है कि आपने एक ऑफर किया सामने वाले को, ठीक है, बायर सेलर दोनों में से किसी ने भी ऑफर दिया हो सकता है, और जो अदर पार्टी है, बायर ने ऑफर दिया तो सेलर एक्सेप्ट करेगा, सेलर ने ऑफर दिया तो बायर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो एक ऑफर तो जाएगा और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में या तो आप इमीडिएटली डिलीवरी भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, तो इमीडिएटली डिलीवरी वाला पॉइंट जो है आपका पहले दे दिया गया है।
उसके बाद क्या दिया हुआ है कि मे बी इमीडिएटली पेमेंट ऑफ द प्राइस इज डन। ठीक है, पेमेंट ऑफ द प्राइस मतलब आपने इमीडिएटली कर दिया। ठीक है, और डिलीवरी थी वो किसी फ्यूचर डेट को होगी, ये भी चीज पॉसिबल है कि मान लो आज आपने प्राइस पे कर दिया और आपको फ्यूचर में जो क्रॉप्स उगेंगी वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इमीडिएटली डिलीवर द गुड्स, हाथों हाथ आपने डिलीवर कर दिया और हाथों हाथ ही पेमेंट कर दी, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, आपने बेसिकली एग्री कर दिया कि जो पेमेंट है और जो डिलीवरी है वो दोनों ही फ्यूचर में होगी, ये चीज भी पॉसिबल है। या फिर आपने डिलीवरी आज ले ली और फ्यूचर डेट के अंदर प्राइस पे करने के लिए डिसाइड कर लिया। तो जितने भी जो आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं ना डिलीवरी के और पेमेंट के रिगार्डिंग, आज करनी है फ्यूचर में करनी है उसके रिगार्डिंग, वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। बस कंडीशन क्या दी हुई है कि एक जना ऑफर करेगा, दूसरा जना क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और इस चीज का कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए, जो चीज आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी पढ़ ली है। ऑफर एक्सेप्टेंस आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ लिया, तो ऑफर एक्सेप्टेंस के बेसिस पे ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म होगा। क्लियर है ये चीज? अब आपके दो पॉइंट्स रह गए हैं लास्ट के, वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, या तो एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे या फ्यूचर, या फिर कोई ऐसे गुड्स जो कंडीशन के बेसिस पे आपको मिलेंगे, जिनको हम कंटिंजेंट गुड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो गुड्स कौन से होंगे, ये गुड्स होंगे, उनको एक्वायर, ओन या पोजेस करने का आपके पास या तो राइट होगा या आपको फ्यूचर में राइट मिल जाएगा। ठीक है, तो उन गुड्स की बात हो रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स, सेकंड पॉइंट जो है वो क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स the acquisition of which by the seller depends upon a contingency or may not happen। ऊपर वाले केस के अंदर आपने प्रेजेंट बता दिया, यहाँ पे फ्यूचर और कंटिंजेंट बता दिया। ठीक है, जो आपने पॉइंट्स पहले पढ़े थे वही पॉइंट्स को यहाँ पे बता दिया गया है कि जो गुड्स आपने टाइप पहले पढ़े थे उन गुड्स के टाइप को ही आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेयर द सेलर purports to effect a present sale or a future sale, such contract operate as an agreement to sell the goods। यहाँ पे agreement to sell की भी बात कर दी कि agreement to sell भी क्या है, किसके अंदर आ जाएगा, contract of sale के बारे में बताया गया है कि उसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? तीनों पॉइंट्स बहुत इजी हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। आपने पूरे जो पढ़ा है ना अभी तक, टाइप्स ऑफ गुड्स, फ्यूचर गुड्स, ये गुड्स वो गुड्स, सारों की समरी एक तरीके से दे दिया कि इनके रिगार्डिंग ये आप डील कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपको लग रहा था कि कोई गुड्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं बट पेरिशेबल थे या फिर पेरिशेबल नहीं भी थे फिर भी पेरिश हो गए, मतलब कि वो खराब हो गए, खत्म हो गए, तो उस गुड के रिगार्डिंग जो आपने एग्रीमेंट किया वो क्या होना चाहिए, वैलिड की वॉइड? वॉइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो गया। आपने इम्पॉसिबिलिटी को कहां पढ़ा था, आपने इम्पॉसिबिलिटी को कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, तो कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं इस केस के अंदर भी। तो पेरिशेबल गुड्स है वो सेक्शन 7 के अंदर आपका दिया हुआ है कि अगर एग्रीमेंट के टाइम से पहले ही अगर वो पेरिश हो गए हैं या फिर कोई भी गुड्स है वो जो पेरिश हो गए हैं, तो उस चीज के रिगार्डिंग आपका जो एग्रीमेंट है वो क्या है, वॉइड है, वैलिड नहीं है। अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके बाद में अगर जो गुड्स थे ट्रांसफर करने से पहले ही पेरिश हो गए विदाउट द फॉल्ट ऑफ द सेलर, उस केस के अंदर भी वो वॉइड होगा कि नहीं होगा, वॉइड होगा कि नहीं होगा, वो वॉइड होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने गुड्स ट्रांसफर करने थे विदाउट योर फॉल्ट, विदाउट एनीथिंग डन बाय यू, अगर वो चीज खराब हो गई है, अपने आप खराब हो गई है, ठीक है, तो भी वो चीज इम्पॉसिबल हो गया आपके लिए सेल करना। ठीक है, मैंने बोला कि मेरे जो पहाड़ों पे जो घर है उसके अंदर जो टीवी है वो मैं तेरे को बेच देता हूँ, ठीक है, मेरे को जब बस टाइम लगेगा वहां तक जाके लाने के अंदर, तो आपने बेच दिया। आप जब एग्रीमेंट कर रहे थे तब अगर वो घर ही रह गया पहाड़ से, तो उस केस के अंदर भी आप नहीं बेच सकते। आपने एग्रीमेंट कर लिया, जब आप एग्रीमेंट करने के बाद में उसको लेने जा रहे हो टीवी को, तब भी वो रास्ते में ढह गया, तो भी आप क्या नहीं कर सकते, उसको सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके पास आएगा ही नहीं, उसकी पोजीशन आपके जो थी वो खराब हो गई है, वो डिस्ट्रॉय हो गई है, वो पेरिश हो गई है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? पेरिशेबल वाला समझ आया कॉन्सेप्ट? दोनों पॉइंट समझ आए, बिफोर सेल और आफ्टर सेल वाला। उसके बाद क्या है, पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स जो है वो अगर आपके पेरिश हो जाए, पेरिश होने का मतलब क्या है कि या तो वो बनी ना पाए, आपके मान लो जो क्रॉप थी आपको पता था, आपने लगा दिया, हर साल उगती है, लगेगी इस साल भी, उस साल क्या हो गया, आपकी जो क्रॉप थी उसके अंदर कीड़े लग गए या फिर कोई ऐसी बीड आ गई उसके अंदर जिसने सारी क्रॉप को खराब कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से आपके जो फ्यूचर गुड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। आपने कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही कर लिया था, वो भी खराब हो गए, तो मतलब आपकी गलती के बिना अगर हुए हैं, आपने वीडिसाइड भी डाले थे, आपने पेस्टिसाइड भी डाले थे, जो लीगल अमाउंट है, लीगल क्वांटिटी है, जो
आपकी बेसिकली ऐसी क्वांटिटी जिससे किसी को नुकसान नहीं होगा उसके अंदर, और वो कोई नई टाइप ऑफ वीडी आ गई जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, या फिर नए टाइप के कीड़े आ गए जो मरते ही नहीं है उन दवाइयों से, ठीक है, तो वो खराब कर देंगे ना क्रॉप, उसमें गलती आपकी थोड़ी ना है, क्रॉप तो खराब हो गई, क्रॉप खराब होगी, इस वजह से आप क्या है जो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, और जो एग्रीमेंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, वॉइड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, आया समझ में फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग ये पॉइंट। अब असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, असर्टेनमेंट ऑफ द प्राइस का मतलब क्या है, कैसे आप प्राइस को असर्टेन करते हो, जो पार्टी बोल रही है वो प्राइस माना जाएगा, दोनों पार्टी ने जो एग्री किया है जनरली वो प्राइस माना जाता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग देखो क्या दिया हुआ है, प्राइस मीन सबसे पहले तो मॉनिटरी कंसिडरेशन, मतलब पैसे वाली कंसिडरेशन रिगार्डिंग द सेल ऑफ द गुड, गुड को सेल करने के लिए आप कितने पैसे ले रहे हो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या दिया, वो प्राइस हो सकता है फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट में ही फिक्स हो गया हो, या फिर एग्रीड टू बी फिक्स इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या तो आपने क्या कर दिया कि एक गाड़ी बेचनी है 3 लाख रुपए में खरीद लेना, या फिर आपने बोला कि भाई अपना लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, तुम्हें हर महीने जरूरत पड़ेगी जो मैं सामान बेच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई कॉफी शॉप है, वो मेरे से कॉफी बीन्स खरीद रही है, ठीक है, तो कॉफी बीन्स उनके जितने यूज होंगे उसके हिसाब से अगली बार वो ऑर्डर प्लेस करेंगे। हमने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लिया कि हमने प्राइस डिसाइड कर लिया साल भर का, जो एक कट्टा होगा वो मैं मान लो 15,000 रुपए का पूरा एक कट्टा बेच रहा हूँ कॉफी के बीन्स का, ठीक है, तो आपने कितने कट्टे मांगोगे उसके बेसिस पे डिसाइड होगा ना कि कितना प्राइस आपको पे करना है, कितना प्राइस आपको पे करना है। अगर मान लो आपने एक कट्टे से कम मांगा तो मैं आपका प्राइस जो है वो पर यूनिट बेसिस पे लगाऊंगा, वो अलग प्राइस होगा, इसके अंदर अलग होगा, वो आप डिसाइड इसके बेसिस पे करोगे, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है, जो आपने एग्रीमेंट करा है उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। लास्ट क्या दिया हुआ है पॉइंट, डिटरमाइन बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, डिटरमाइन द कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब है आपने इंप्लाइडली या फिर आपने अपने एक्शन से प्राइस की जो बात है वो कंफर्म कर ली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने, सामने वाले ने कोई पेमेंट करी, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो मान लिया जाएगा कि उसके रिगार्डिंग आपने प्राइस एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं दिया हुआ था, सब्सिक्वेंटली आपने बोला नेगोशिएट करा और आपने एग्री कर लिया, वो भी पार्ट इसके अंदर कवर हो जाएगा, क्या आपने पहले एग्री नहीं किया था, आपने बाद में एग्री कर दिया, ठीक है, तो वो पार्ट भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो ये 3 तरीके दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे आप प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हो। एक चौथा तरीका भी है, जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है प्राइस क्या होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक वैल्यूअर रख लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई घर पे एसी लगा हुआ है 10 साल पुराना, आपने जो लिया था एसी, जनरली मान लो 40,000 का एसी था, ठीक है, 40,000 का जो एसी था 10 साल चल रहा है, 10 साल के बाद क्या एसी चलता है क्या, जनरली चेंज करना पड़ता है क्या, या उसकी लाइफ खत्म हो जाती है क्या, हो सकता है खत्म हो जाए, हो सकता है ना हो, ठीक है, दोनों ही केस हो सकते हैं, बट जनरली क्या होता है 10 साल तक की लाइफ इनकी यूजुअली देखा जाए तो हो सकती है कि हो, अच्छी क्वालिटी का एसी है तो। उसके बाद में आप जब उसको 10 साल बाद सेल करोगे, मार्केट के अंदर प्राइसेस में चेंज आ गया, 36 तरीके के नए एसी आ गए 10 साल बाद में, और 10 साल बाद में उसकी वैल्यू क्या है आपको पता है क्या, चलो आपने बोल दिया कि 40,000 का था, मैं 10,000 में बेच रहा हूँ, सामने वाला एग्री कर ले तो ठीक है, पर सामने वाला बोले कि नहीं मैं नहीं खरीद रहा, आप इसकी वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराओ, जो भी वैल्यूएशन होगी उसके बेसिस में मैं खरीद लूंगा, तो आप वैल्यूअर ढूंढोगे और वैल्यूअर क्या करेगा, उसको वैल्यू करेगा। तो बेसिकली जो अगर ये चीज पार्टीज ने आपस में डिसाइड कर लिया है, तो वैल्यूअर के बेसिस पे अगर कोई अमाउंट डिसाइड हो रही है, तो वैल्यूअर ने अगर कोई अमाउंट बताई है वो वैलिड अमाउंट मान ली जाएगी, ठीक है, अगर आपने पावर वैल्यूअर के हाथ में दे दी है तो, ठीक है, अगर आपने पावर वैल्यूअर के हाथ में दे दिया तो उसके रिगार्डिंग देखो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, where there is an agreement to sell goods on the term that the price has to be fixed by the third party, यहां पे वैल्यूअर की बात हो रही है, थर्ड पार्टी, ठीक है, and he either does not or cannot make such valuation, the agreement will be void। मतलब बेसिकली आपने जिस इंसान को चूज किया, आपको लगा कि वो एसी एक्सपर्ट है, पर वो तो टीवी एक्सपर्ट निकला, वो वैल्यू कर पाएगा क्या एसी को, तो टीवी का होता तो कर देता, एसी को नहीं कर पाएगा, उसके बस की बात नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसका काम ही नहीं है। तो इस वजह से जो आपका एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर आपने डिसाइड किया था, जो वैल्यूअर बता देगा ये पर्सन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो अगर सिदक करता है इसका काम, एसी रिपेयरिंग वाला काम करता है, ठीक है, तो एसी रिपेयरिंग वाला काम मेरे को लगता था कि वो करता है, और एक्चुअली वो एड्स का काम करता है, ठीक है, तो मैंने एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड कर लिया कि इस बंदे को अपने अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो सिदक को हमने अप्रोच करना था, सिदक को पास जब हम गए तब हमने बोला कि भाई इसकी वैल्यूएशन बता दो, वो कहता कि अरे एड रन करवानी है तो बताओ, मैंने बोला अच्छा एड तो नहीं रन करवानी, इसकी वैल्यूएशन बता दो बस, कहता नहीं ये काम तो मैं करता ही नहीं हूँ। तो उस केस के अंदर क्या हुआ, सामने वाले जिसके ऊपर हमने रिलाय करके ये चीज बोली थी, मतलब अपने आप से रिलाय कर लिया था उसके ऊपर, उसकी कोई गलती नहीं है उसके अंदर, हमारी गलती है क्योंकि हमें पता नहीं था कि जो वैल्यू है वो वैल्यू कर ही नहीं सकता, तो इस केस के अंदर जो एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा।
ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, इन केस द थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड बाय द डिफॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस, ठीक है, the party at fault will be liable to the damages to the other party who is not at fault. बेसिकली मैंने और आलिन ने बात की थी कि आलिन की बाइक बेच देते हैं, मैं खरीद रहा हूं ना इसलिए तो मैंने बोला आलिन भाई बाइक बेच दे, ठीक है। आलिन बोलता कि 2 लाख के अंदर बाइक बेचूंगा, ओरिजिनल प्राइस उसका चाहे 1.5 लाख ही था, ठीक है तो 2 लाख रुपए में बेचूंगा। मैंने बोला नहीं नहीं भाई, एक वैल्यूअर ले आते हैं तो हम वैल्यूअर ले आए चीनी को। चीनी था बाइक एक्सपर्ट। चीनी जब तक घर पे आने वाला था बाइक को चेक करने के लिए, तो मैंने क्या किया, मैंने चीनी को आने नहीं दिया। मेरे को पता लग गया कि चीनी जो है वो आलिन का दोस्त है, तो वो उसके फेवर में चीजें बोलेगा। तो मैंने क्या किया, उसको चीनी को रास्ते में रोक लिया, उसको बोला तू जा, कोई नहीं, काम हो गया, जबकि काम हुआ नहीं था। या फिर मैंने किसी रीजन से उसको बोल दिया कि तू यहां मत आ, नहीं होगा काम, हमारा काम हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको वायलेट किया, तो इस वजह से मेरे को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे अगर मेरी गलती की वजह से वैल्यूअर जो है वो वैल्यूएशन नहीं कर पाया है तो, ठीक है। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसके अंदर आपका जो लास्ट पॉइंट है, however a buyer who has received and appropriated the good must pay a reasonable price for them in any eventuality। मतलब कि बायर को अगर कोई प्राइस पता लग गया है जिसके बेसिस पे सेल किया जा सकता है, तो वो प्राइस पता लगने की वजह से बायर जो है वो बाउंड हो जाएगा पे करने के लिए सामने वाले को। चीनी ने बोल दिया कि हाँ मेरे को पहले ही पता था, उसको आने नहीं दिया, उसको बोला कि मेरे को पहले ही पता है कंडीशन, मैं तो बस आपको कम्युनिकेट करने आ रहा था। तो उसने फोन करके दोनों को बता दिया कि इसकी बाइक की जो कंडीशन है मैंने कल ही देखी थी, ठीक है, तो इसकी उस हिसाब से 2 लाख नहीं, वैल्यू इसकी होनी चाहिए 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख की अगर वैल्यू हो गई तो 1 लाख रुपए में मैं अब बाउंड हो गया हूं सामने वाले को पैसे देके उसकी बाइक लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस ही ये थी, क्योंकि हमने वैल्यूअर अपॉइंट कर लिया था। क्लियर है ये चीज, आई समझ में, कोई डाउट? हाँ, एग्रीमेंट में देखो, और ये है कि जो वैल्यूअर बोल देगा प्राइस उसके बेसिस पे सेल कर देंगे, तो दोनों बाउंड हो जाएंगे। नहीं नेगोशिएट नहीं होगा, अगर आपने एग्रीमेंट में पहले ही डिसाइड कर रखा है तो। आप सिर्फ वैल्यूअर को इसलिए ला रहे हो कि वो वैल्यू बताए उसके बाद देखेंगे, तो वो अलग चीज है। आपने एग्रीमेंट किया था कि वैल्यूअर डिसाइड करेगा प्राइस, सेल तो होनी ही है, उस केस के अंदर दोनों पार्टीज क्या हो जाएंगी, बाउंड हो जाएंगी। क्लियर है? हाँ, थर्ड पॉइंट देखो, चीनी को मैंने रोक दिया था ना रास्ते में, तो चीनी को मैंने जब रोका तो चीनी ने आलिन को भी फोन कर दिया और मेरे को भी मुंह पे बता दिया कि मेरे को तो वैल्यू पता है, मैं तो कल रात को ही इसकी बाइक देखी थी, मैं समझ गया था इसकी 2 लाख नहीं है 1 लाख वैल्यू है। उसने क्या किया, कम्युनिकेट कर दिया मेरे को भी और आलिन को भी। अब इस केस के अंदर जो बायर है, जो मैं था, वो मैं बाउंड हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा बाउंड? क्योंकि चीनी ने तो मेरे को एक सर्टेन प्राइस बता दिया है, एक अप्रोप्रिएट प्राइस बता दिया है, और वो प्राइस मैं पे करके बाइक लेने के लिए बाउंड हूं, क्योंकि हमारे ओरिजिनल एग्रीमेंट में ये था कि वैल्यूअर जो है वो वैल्यू बता देगा। ठीक है, आया समझ में चीज? एक सेकंड, इसको कर दो, बंद कर दो।